कल्पना करिए कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां हर चीज प्रकृति से मिलती है। पानी कुएं से, खाना खेतों से और लकड़ी जंगल से। लेकिन अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि ये सब चीजें सिर्फ तभी तक उपयोगी हैं जब तक वे तकनीकी रूप से पहुंच में हों, आर्थिक रूप से संभव हों और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हों। यही है संसाधन की असली परिभाषा। आज हम इस फैसिनेटिंग जर्नी पर निकलेंगे जहां हम समझेंगे कि कैसे हमारे आसपास की हर चीज एक संसाधन बन सकती है। दोस्तों, जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो जैविक संसाधन वे हैं जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है, जैसे जंगल, जानवर, मछलियां। वहीं अजैविक संसाधन निर्जीव चीजों से बने होते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं और खनिज। अब सोचिए, क्या होगा अगर हम इन संसाधनों को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते रहें? यहीं से शुरू होती है हमारी असली समस्या। समाप्ति की दृष्टि से संसाधन दो तरह के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा बन सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त हो जाने पर वापस नहीं आते या फिर उन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन अलग होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसी एक व्यक्ति के पास होते हैं। सामुदायिक संसाधन पूरे समुदाय के होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन सरकार के नियंत्रण में होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी एक देश के नहीं होते। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। संभावित संसाधन वे हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं और मानव आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि तकनीक महंगी है। विकसित संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है और वे वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे हैं। भंडार संसाधन वे हैं जिनका उपयोग मौजूदा तकनीक से हो सकता है, लेकिन हम उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचा कर रखते हैं। स्टॉक संसाधन वे हैं जो मानव आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की उपयुक्त तकनीक नहीं है। अब आइए उस डरावनी सच्चाई की तरफ चलते हैं जो हमारे अंधाधुंध संसाधन उपयोग से पैदा हुई है। जब हम संसाधनों का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं तो कई गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। पहली समस्या है संसाधनों का खत्म हो जाना। दूसरी समस्या है समाज में अमीर और गरीब के बीच बढ़ता अंतर। तीसरी और सबसे खतरनाक समस्या है पारिस्थितिकी संकट, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, भूमि क्षरण और प्रदूषण। ये सब देखकर लगता है जैसे हमने अपने ही घर में आग लगा दी हो। यहीं पर आता है सतत विकास का कॉन्सेप्ट। महात्मा गांधी जी ने कहा था, सबकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। सतत विकास का मतलब है कि संसाधनों का उपयोग इस तरह करना कि हमारा पर्यावरण नष्ट न हो और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करना पड़े। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सन 1992 में रियो डे जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में सतत विकास की अवधारणा को मजबूती से स्थापित किया गया और एजेंडा 21 को वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के ब्लूप्रिंट के रूप में पेश किया गया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब पूरी दुनिया ने माना कि हमें अपने विकास के तरीके बदलने होंगे। भारत में संसाधन नियोजन की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ संसाधनों का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की भरमार है तो कुछ में कमी। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। गुजरात में पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध है, वहीं राजस्थान में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। लेकिन इन संभावनाओं को साकार करने के लिए उचित नियोजन और तकनीक की जरूरत है। अब बात करते हैं भूमि संसाधन की। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन विवादित क्षेत्रों के कारण केवल 93% का ही प्रॉपर डेटा उपलब्ध है। भारत की भूमि का वितरण कुछ इस तरह है: 43% मैदानी भाग, 30% पर्वतीय भाग और 27% पठारी भाग। ये विविधता हमारी ताकत भी है और चुनौती भी। भूमि उपयोग के पैटर्न्स देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 80% से ज्यादा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये 10% से भी कम है। ये दिखाता है कि हमारे देश में कृषि की संभावनाएं कितनी असमान रूप से बंटी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, एक गंभीर समस्या है
जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। भूमि क्षरण। ये भूमि की गुणवत्ता में गिरावट है जो कई कारणों से होती है। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अधिक सिंचाई, औद्योगिक धूल और कचरे का निपटान, ये सब भूमि क्षरण के मुख्य कारण हैं। जब हम जंगल काटते हैं तो मिट्टी का कटाव होता है। जब जानवर ज्यादा चरते हैं तो घास की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, और जब हम ज्यादा पानी देते हैं तो मिट्टी में नमक जमा हो जाता है। मिट्टी हमारा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है और गंगा यमुना के मैदानों में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बेहतरीन है और दक्कन के पठार में मिलती है। लाल और पीली मिट्टी पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी भारी बारिश वाले इलाकों में होती है। शुष्क मिट्टी रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है और वन एवं पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी इलाकों में मिलती है। मिट्टी का कटाव एक बहुत गंभीर समस्या है। ये 3 तरीकों से होता है: अवनालिका अपर्दन, चादर अपर्दन और वायु अपर्दन। अवनालिका अपर्दन में बहते पानी से गहरी नालियां बन जाती हैं। चादर अपर्दन में मिट्टी की ऊपरी परत धीरे धीरे बह जाती है। वायु अपर्दन में तेज हवाओं से मिट्टी उड़ जाती है। इन सब से बचने के लिए हमें मिट्टी संरक्षण के तरीके अपनाने होंगे। मिट्टी संरक्षण के कई इफेक्टिव तरीके हैं। समोचे जुताई में ढलान के साथ साथ खेत जोते जाते हैं ताकि पानी तेजी से ना बहे। सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती है। पट्टी कृषि में अलग अलग फसलों की पट्टियां बनाई जाती हैं। वायुरोधी पेड़ों की कतारें हवा की गति कम करती हैं। ये सभी तरीके न सिर्फ मिट्टी को बचाते हैं बल्कि उसकी उर्वरता भी बढ़ाते हैं। वन आवरण की बात करें तो 1960-61 में ये 18.11% था, जो 2014-15 में बढ़कर 23.3% हो गया। ये अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी देश में 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। हमें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। समुद्री संसाधनों की बात करें तो तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। 200 नॉटिकल माइल से आगे का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है। आज जब हम इस पूरी जर्नी को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि संसाधन सिर्फ प्रकृति का उपहार नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें ये समझना होगा कि हर संसाधन का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, जंगल